नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस आईक्यू पर। और जैसा कि आपको पता है, हम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम का अध्याय 2 पढ़ रहे हैं और इस अध्याय का नाम है नगरपालिका का गठन और शासन। इसके अंदर धाराएं हैं 3 से लेकर 50 तक। ठीक है, तो इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें हम पढ़ चुके हैं धारा 3 से लेकर के 40 तक धाराएँ हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे धारा 41 से लेकर के धारा 50 तक। लेकिन अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले जा कर के उन वीडियोज़ को देखें, ताकि आपको इसका बैकग्राउंड समझ में आएगा और इन धाराओं का जो मीनिंग है, क्योंकि मैं धाराएं पढ़ाऊंगा 41 से 50 तक, तो उसमें बीच बीच में ये धारा आएगी कि इससे पहले वाली धारा में ये कहा गया था या फिर उसके आधार पर ये कहा गया था। तो वो आपको समझने के लिए इससे पहले वाले वीडियोज़ को ज़रूर देखें। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये जो वीडियो है ये इस अध्याय का लास्ट वीडियो है। इस अध्याय में 3 से 50 तक धाराएं हैं। ठीक है, तो इससे 3 से 40 तक तो हम पढ़ चुके हैं और इसमें 41 से 50 तक पढ़ेंगे, तो इस अध्याय के लिए ये लास्ट वीडियो है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं धारा 41 को। धारा 41 में लिखा हुआ है, धारा 39 के अधीन हटाए गए सदस्यों की नियोग्यता। अब देखो, इससे पहले वाला जो वीडियो है हमने उसमें पढ़ी थी धारा 39। धारा 39 में हमने ये पढ़ा था कि किसी सदस्य को किस आधार पर हटाया जा सकता है। तो उसको एक तो आधार ये था कि भाई वो 3 बार से अधिक सामान्य जो साधारण बैठक है उसमें भाग नहीं ले, या फिर वो निर्धारित समय कितना है 30 दिन का, इसके अंतर्गत शपथ न ले। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि मान लो वो चुनाव लड़ने के बाद पागल हो जाए या फिर अयोग्य घोषित कर दिया जाए। तो इन सब कारणों की वजह से हम इस व्यक्ति को धारा 6 वर्ष के लिए निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ये है धारा 41। अब हम पढ़ेंगे धारा 42। अब हम देखते हैं धारा 42। धारा 42 में हम देखते हैं कि किसी नगरपालिका में सदस्य का पद या संसद या राज्य विधानसभा या किसी पंचायती राज संस्था की सदस्यता एक साथ धारण करने पर निर्बंधन है। मतलब इन तीनों की सदस्यता आप एक साथ धारण नहीं कर सकते। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लो कि अगर कोई नगरपालिका सदस्य है, ठीक है, उसने क्या लड़ा, एमपी या एमएलए का चुनाव लड़ा। ठीक है, एमएलए का चुनाव लड़ा, अब वो यहाँ पर जीत गया, चुन लिया गया वो। लेकिन इसके यहाँ पर चुन लिया गया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 14 दिन के भीतर या तो सांसद या विधायक के पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है 14 दिन के भीतर तो ये मान लिया जाएगा कि उसने नगरपालिका की सदस्यता जो है वो समाप्त कर दी गई है, उसने नगरपालिका सदस्य को छोड़ दिया है, त्यागपत्र दे दिया है वहाँ से। अब देखो, ये जो प्रावधान है ये निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों पर लागू होती है। ठीक है, तो इस धारा में क्या है कि एक साथ आप 2 या 2 से अधिक पद धारण नहीं कर सकते। या तो आप नगरपालिका के सदस्य ही रहोगे या फिर आप एमपी या एमएलए ही रहोगे। ठीक है, तीनों को एक साथ नहीं है, कि कहीं ना कहीं आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा 14 दिन के भीतर। और ये प्रावधान निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों पर लागू होता है। अब इस धारा को याद करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे मैंने इसमें एक थोड़ा ट्रिक सा लगाया है, वो आप देख लो, आपको अगर पसंद आता है तो। ट्रिक ऐसे है, जैसे अपन कहते हैं ना कि 1 2 का 4, 1 2 का 4 बनने चला था, लेकिन क्या रह गया, 4 का 2 ही रह गया। समझ में आ गया? मतलब ज़्यादा ऊपर जाने का प्रयास कर रहा था लेकिन नीचे ही रह गया। ठीक है, तो इस आधार पे आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना 1 2 का 4, तो आप कहोगे 4 2 का 2 ही रह गया। तो इस आधार पे आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं धारा 43। अब देखते हैं धारा 43। धारा 43 क्या कहती है कि प्रत्येक नगरपालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, इसे नगर निगम में क्या कहेंगे, महापौर और उप महापौर। नगर परिषद में क्या कहेंगे, सभापति और उपसभापति। नगर पालिका बोर्ड में क्या कहेंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ये जो अध्यक्ष का पद है इसको भरने के लिए SC ST OBC और महिला इनको आरक्षण प्राप्त होगा। आरक्षण कैसे प्राप्त होगा, जनसंख्या के अनुपात में। ठीक है, अध्यक्ष पद के लिए SC ST OBC और महिलाओं को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्राप्त होगा। और ये जो आरक्षण है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इस अध्यक्ष का पद रिक्त कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। देखो, अध्यक्ष को जो है अगर बिना बताए वो 1 महीने से अधिक छुट्टी पर रहता है,
बिना मंजूरी के अनुपस्थित रहता है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। अब मान लो कि इसका मतलब ये नहीं है कि 1 महीने से अधिक छुट्टी ले नहीं सकता, वो 6 माह से अधिक छुट्टी नहीं ले सकता, 6 माह तक की छुट्टी ले सकता है। ये इससे ज़्यादा की छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी। अब मान लो कि उसको 6 माह की छुट्टी मंजूर कर दी गई तो क्या हुआ, अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया। तो अब उसके कार्यों को कौन करेगा, तो उसके कार्यों को करेगा उपाध्यक्ष। अब उपाध्यक्ष क्या कर रहा है, अध्यक्ष के कार्य कर रहा है, तो फिर उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो गया या फिर अध्यक्ष छुट्टी पे चला गया, तब क्या होगा, तो उपाध्यक्ष की नियुक्ति सदस्यों में से की जाएगी। ठीक है। अब मान लो कि यदि अध्यक्ष छुट्टी पर चला जाए और उपाध्यक्ष उसका कार्य संभाल रहा है तो उपाध्यक्ष की नियुक्ति कहाँ से की जाएगी, उसके सदस्यों में से यथासंभव चुन लिया जाएगा। यदि किसी नगरपालिका का उपाध्यक्ष नगरपालिका के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उपाध्यक्ष के रूप में उसने अपना पद छोड़ दिया है। ठीक है, ये तो हो गया अपने अध्यक्ष का। अब हम देखते हैं दूसरा तरीका। पहला तरीका तो ये हो गया कि या तो वो 1 महीने से अधिक अनुपस्थित रहे, ठीक है, तब पद रिक्त माना जाएगा, या फिर वो 6 माह से अधिक की मंजूरी ले ले, 6 माह से अधिक की छुट्टी मंजूर हो जाए उसकी। तीसरा है, यदि नगरपालिका में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद क्या मान लिए जाएंगे, रिक्त मान लिए जाएंगे। 2 तरीके देख लिए। अब हम देखते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है कि या फिर प्रत्येक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को धारा 39 में दिए गए आधारों जैसे कार्य में लापरवाही, कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। इसके अलावा त्यागपत्र दे सकते हैं। तो त्यागपत्र उपाध्यक्ष तो जो है वो अपना त्यागपत्र किसको देगा, अध्यक्ष को देगा, लेकिन लिखित में देगा। ठीक है, अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा, तो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी को। इसके अलावा यह जो त्यागपत्र है वो या तो वो मंजूर कर ले, ठीक है, मतलब ये उसने मान लो कि 10 दिन में मंजूर कर लिया तो ये प्रभावी हो जाएगा, और अगर मान लो वो मंजूर नहीं कर रहा है और 30 दिन से ऊपर हो गया है तो फिर ये अपने आप ही प्रभावी हो जाएगा। तो त्यागपत्र कब प्रभावी होगा, उसके 2 तरीके हैं, या तो वो मंजूर कर ले या फिर 30 दिन समाप्त हो जाए। अब आगे देखो कि अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति को, जैसे अध्यक्ष का पद रिक्त होता है उसको 6 माह के भीतर भरा जाएगा, और जो नया जो सदस्य चुनकर आएगा अध्यक्ष के पद पे वो केवल शेष कार्यकाल के लिए ही पद को धारण करेगा। जैसे कि मान लो इस अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, लेकिन 2 वर्ष तक ये रहा, उसके बाद में इसका पद रिक्त हो गया, तो अब नया अध्यक्ष चुनकर आएगा, और नया अध्यक्ष कितने साल तक चुन के आएगा, 3 वर्ष तक। लेकिन मान लो कि जो अध्यक्ष चुनकर आ रहा है तो उसी कैटेगरी का सदस्य अध्यक्ष चुना जाएगा। ऐसे अगर एससी का पहले अध्यक्ष था और उसका पद रिक्त हो गया तो अब जो नया अध्यक्ष आएगा वो भी एससी का ही होगा। ठीक है, अगर इनकी कैटेगरी में से कोई सदस्य नहीं है तो फिर क्या होगा, तो फिर वो किसी को भी चुन सकते हैं। इसके अलावा अब देखो 6 माह के भीतर नया अध्यक्ष चुनना है, ठीक है, लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियों में ऐसी कोई परिस्थिति हो गई जिसको टाला नहीं जा सकता तो निर्वाचन की अवधि जो है वो अधिकतम 3 माह तक और बढ़ा सकते हैं, मतलब 9 माह के अंदर इसको क्या करना पड़ेगा, अध्यक्ष का चुनाव करवाना पड़ेगा सरकार को। ये हो गई अपनी धारा। अब आगे देखो, अब यहाँ तक हमने पढ़ा अध्यक्ष के बारे में, भाई अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो क्या किया जाएगा। अब हम पढ़ रहे हैं उपाध्यक्ष के बारे में। तो उपाध्यक्ष के पद पर जो रिक्ति होगी उसको भी समान विधि से जैसे अध्यक्ष के करते हैं वैसे उपाध्यक्ष की जो सीट है उसको भरा जाएगा। निर्वाचित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जैसे ही निर्वाचित होंगे उनका नाम जो है राजपत्र में गजट के अंदर प्रकाशित होगा, और अध्यक्ष के नगरपालिका अध्यक्ष जो है वो नगरपालिका निधि से मासिक भत्ते और सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। अध्यक्ष को जो भी सुविधाएं दी जाएंगी, वेतन दिया जाएगा, भत्ते दिए जाएंगे और जो भी सुविधा दी जाएंगी वो सारी किससे दी जाएंगी, नगरपालिका निधि से दी जाएंगी। अब हम देखते हैं आगे है धारा 44 मतलब धारा 44। अब हमने पहले क्या किया, अध्यक्ष के चुनाव करवा दिए थे हमने, ठीक है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से हमने क्या करवा दिए, चुनाव करवा दिए। अब हम क्या करेंगे, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का जो निर्वाचन हुआ है उसको चुनौती भी तो दे सकते हैं। तो चुनौती कहाँ देंगे, हम देंगे जिला न्यायाधीश के पास, केवल जिला न्यायालय में हम चुनौती दे सकते हैं। और अगर मान लो जिला न्यायालय को टाइम नहीं है,
उसको लगता है कि ये जो मामला है वो मेरे अधीनस्थ भी देख सकते हैं, तो वो लिखित कारणों से अपने अधीनस्थ को, न्यायाधीश को, ये मामला प्रत्यायोजित कर सकता है। अब देखते हैं याचिका दायर कौन कर सकता है। याचिका तो दायर होगी, लेकिन कौन याचिका दायर कर सकता है? तो याचिका दायर करने के लिए या तो वह व्यक्ति जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा हो या फिर हार गया हो, ठीक है, या फिर उसका नामांकन खारिज कर दिया गया हो, वो क्या कर सकते हैं? याचिका दायर कर सकते हैं। याचिका दायर करने के लिए 1000 रुपये की फीस लगेगी, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा लग रही है, ठीक है। और यदि निर्वाचन याचिका सारहीन, किसी ने ऐसे ही टप्पे में ही निर्वाचन याचिका लगा दी कि देखते हैं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई, ऐसे ही मतलब गंभीर नहीं है, मूर्खतापूर्ण तरीके से लगाई गई है, तो ये आपके 1000 रुपये क्या है, जब्त कर लिए जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं धारा 45। धारा 45 में दिया हुआ है कि मुख्य नगरपालिक करते, मतलब नगरपालिका के मुख्य कार्य क्या क्या हैं। तो इसमें बहुत सारे कार्य दिए हुए हैं, धारा 2-3 पेज में थी और मुझे लगा नहीं कि इससे कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, तो मैंने क्या किया कि इस धारा को डायरेक्ट जो अपने ओरिजिनल एक्ट है वहाँ से फ़ोटो खींच के इसको डायरेक्ट यहाँ पे लगा दिया। अब इसमें से मैं आपको मेन कार्य जो है वो बोल के बता दूंगा। इसके अलावा आप इसको स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को रोक के आप इसको पूरा देख सकते हो। इसमें बहुत सारे कार्य हैं, जैसे लोक व्यवस्था, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है, मल वहन, सार्वजनिक मार्गों, स्थानों, मल नालियों, इनका देखभाल करना है, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो गंदगी, कूड़ा करकट, दुर्गंध या किसी भवन या भवनों में या उनसे संबंधित शौचालयों के घृणोत्पादक पदार्थों को हटाना, ठीक है। इसके अलावा लाइट की व्यवस्था करना, आग बुझाना, आग लगने पर जीवंत संपत्ति की रक्षा करना, खतरनाक व्यापारों व्यवसायों को विनियमित करना, ठीक है। तो ये आप सब देख लेना। इसके अंदर मार्गों का नामकरण और घरों का संख्यांकन करना, जन्म और मृत्यु पंजीकरण करना, ये सब किसके? मुख्य नगरपालिका के मुख्य करते हैं। तो ये इसमें ये बहुत सारे करते हैं, आप इसको देख लेना, ठीक है। संपत्ति की सुरक्षा करना, लोक सुरक्षा के लिए संबंध में से करते और कर्तव्य जो विहित किए जाएं, स्वयंसेवी बल का गठन करना, तो ये सारे कर्तव्य जो है वो आप देख लेना। इसके अलावा सड़कों, फुटपाथों, पैदल रास्तों, यात्री और माल दोनों के लिए परिवहन टर्मिनल, ठीक है, संचार प्रणाली और आंतरिक जल परिवहन प्रणाली स्थापित करना। तो ये सारे कार्य आप एक बार रोक करके पढ़ लेना। इसमें कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि बनेगा। इसके अलावा आप देख सकते हो, हाँ, अब इसके अलावा जो है इसके ऊपर धारा 3 और 4 है, इसको मैंने अपनी भाषा में लिखा है, तो वह आप इसमें देख सकते हैं। जो अपने मुख्य नगरपालिका करते देखे हैं, इसके अलावा राज्य सरकार जो ऐसे कोई कार्य है जिसका जिम्मा नगरपालिका ने अभी तक नहीं लिया है या फिर उसने स्थगित कर दिया है, तो वो कार्य कहने के उन कार्यों को कहने के लिए राज्य सरकार जो है नगरपालिका को कह सकती है। उपरोक्त सभी कार्यों को नगरपालिका या तो स्वयं कर सकती है या संपूर्ण एजेंसी के द्वारा निष्पादित किया जा सकता है, या तो वो खुद करे या फिर ठेके पे दे दे, ठीक है। हम देखेंगे धारा 46। उससे पहले देखो, आप जो नगरपालिका एक्ट है उसको पढ़ने में समय लगता है, ठीक है, उसके फिर इजी लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, तो इसमें वीडियो में देर हो जाती है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को धैर्य के साथ जो आपको पढ़ा दिया गया है उसको रिवीजन करें, बार बार पढ़ाई करें, ठीक है। और आपको जो PDF है वो RS विद GSIQ नामक टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम देखते हैं धारा 46 को। धारा 46 में दिया हुआ है नगर पालिका के अन्य कर्ते। धारा 45 में क्या था? मुख्य कार्य, और अब क्या है? अन्य कार्य। तो अन्य कार्य कौन कौन से हैं वो इसमें भी बहुत सारे कार्य दिए गए हैं। तो इस जो धारा है इसको भी मैंने डायरेक्ट वहीं से उठाया है और ऐसे कैसे उसकी फ़ोटो खींच के लगाई है, तो आप उसको एक बार रीडिंग लगा लेना। हालांकि बस इतना याद रखना है कि 45, 46, 47 के अंदर नगर पालिका से संबंधित कार्य हैं और यही आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बंजर भूमियों को उपजाऊ बनाना, खुले स्थानों का रखरखाव करना, पौधों, सब्जियों, वृक्षों के लिए पौधशाला की स्थापना करना, हरियाली में वृद्धि करना, फूल उगाने को बढ़ावा देना, ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हो गए। फिर लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में क्या क्या कार्य हैं? तो बीमारियों के उन्मूलन के लिए कार्य करना, टीकाकरण अभियान चलाना,
अस्वास्थ्यकर परिक्षेत्रों का उद्धार करना, सार्वजनिक तालाबों का रख रखाव, सभी निजी तालाबों, कुओं, जलापूर्ति के लिए अन्य स्रोतों का पुनरुत्खनन करना, मरम्मत करना, रख रखाव करना। तो ये हो गए लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में। इसके अलावा शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में क्या है अन्य कार्य? नागरिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा की प्रोन्नति करना, संगीत, शारीरिक शिक्षा, खेलकूद, थिएटर सहित सांस्कृतिक क्रियाकलापों की और उनके लिए अवसंरचना की प्रोन्नति करना। ये क्या हो गए? प्रौद्योगिकी अभिवृद्धि करना। ये अन्य कार्य हैं नगर पालिका के। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पॉज करके देख लेना। इसके अलावा लोक कल्याण के क्षेत्र में सूखा, बाढ़, भूकंप आदि के लिए प्रौद्योगिकी आपदाओं के समय आश्रयों की स्थापना करना, रख रखाव, नगर पालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर निराश्रित व्यक्तियों के लिए राहत कार्य करना। ठीक है, ये सब आप देख लेना। इसके बाद में सामुदायिक संबंधों के क्षेत्र में विशिष्ट व्यक्तियों का नागरिक सम्मान और ख्याति प्राप्त व्यक्तियों की मृत्यु पर श्रद्धांजलि देना। ठीक है, ये भी किसके कार्य हैं? नगर पालिका के कार्य हैं। तो अब हम देखते हैं धारा 47। धारा 47 में दिया हुआ है कि सरकार के द्वारा समन्वय करते, मतलब राज्य सरकार जो है वो नगर पालिका को कोई अन्य कार्य भी सौंप सकती है, कार्य करने के लिए कह सकती है। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि धारा 45, 46 और 47 इसमें क्या है? नगर पालिका के कार्य हैं। नगर 45 में मुख्य कार्य हो गए, 46 में अन्य कार्य हो गए, 47 में राज्य सरकार अन्य कार्य इसको सौंप सकती है। तो आपको ये याद रखना है कि धारा 45, 46 और 47 में क्या है? अन्य नगर पालिका से संबंधित क्या है? कार्य हैं। अब हम पढ़ते हैं धारा 48। 48 में क्या दिया हुआ है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कर्तव्य, मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य क्या क्या होंगे। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा धारा 43 में? धारा 43 में हमने ये देखा कि प्रत्येक नगर पालिका का एक अध्यक्ष और क्या होगा? उपाध्यक्ष होगा। और उसका आपने देखा कि निर्वाचन वगैरह और किस हिसाब से होगा। फिर हमने देखा कि उसका जो निर्वाचन हुआ था धारा 44 में हम उसको क्या दे रहे हैं? चुनौती दे रहे हैं, वो भी जिला न्यायाधीश में जा करके। ठीक है, उसके बाद हमने देखी 45 में हमने क्या देखा? नगर पालिका के कार्य। फिर हमने देखे 46 में नगर पालिका के अन्य कार्य। धारा 47 में देखा कि राज्य सरकार के द्वारा सौंपे गए कार्य। अब हम क्या देख रहे हैं? धारा 48 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य। ठीक है, तो अब हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो अब हम देखते हैं धारा 48। अध्यक्ष के क्या क्या कार्य होंगे ये आप देखिए। अध्यक्ष का बैठकों का आयोजन करवाना, उनकी अध्यक्षता करना और बैठकों में कार्य संचालन को विनियमित करना। ठीक है, दूसरा कार्य है कि पैसे और कार्यपालक प्रशासन से संबंधित कार्य, अधिनियम के अंतर्गत अधिरोपित अन्य सभी कार्य और शक्तियाँ। अब इसमें देखो समझाने वाला कुछ ही नहीं है। ठीक है, अध्यक्ष के कार्य हैं वो आप देख लो, याद कर लो, ये पूछ सकते हैं। ऐसे संकल्पों को राज्य सरकार को लिखित में सूचित करे और राज्य सरकार के हित में नहीं हो। ठीक है, मान लो कि ये नगर पालिका की बैठक हो रही है। ठीक है, नगर पालिका की बैठक हो रही है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि ऐसे किसी प्रस्ताव के ऊपर सहमति बन गई जो कि राज्य सरकार के हित में नहीं है। ठीक है, तो यह अध्यक्ष का दायित्व बनता है कि वो राज्य सरकार को सूचित करे कि यहाँ पर ऐसा प्रस्ताव पारित हुआ है जो आपके हित में नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अब हम देखेंगे उपाध्यक्ष के कार्य। उपाध्यक्ष के कार्य क्या है? ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा जो समय समय पर अध्यक्ष उसको सौंपेगा। इसके अलावा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो नगर पालिका की बैठकों की अध्यक्षता करना, और इस समय जब वो अध्यक्ष की जगह बैठकों की अध्यक्षता कर रहा है तो इस समय उसे वही अधिकार प्राप्त होंगे जो अध्यक्ष को प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसकी शक्तियों का प्रयोग करना और कर्तव्यों का पालन करना। तो धारा 48 में क्या है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य। अब हम देखते हैं धारा 49। इसमें है कि अभिलेखों की रक्षा को सम्मिलित करते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी की शक्तियाँ और कर्तव्य। ठीक है, तो अब इसको ध्यान से देखिए। इसको मैंने क्या किया है, अपने हाथ से नोट से जो है इसकी पीपीटी नहीं बनाई, डायरेक्ट इसको मेरे जो नोट्स है वहाँ से फ़ोटो खींच के इसमें लगाया है, क्योंकि इसमें कुछ खास बात है। इसको डायग्राम बनाना था इसमें, और डायग्राम मेरे से पीपीटी में बन नहीं रहा था, तो मैंने इसको हाथ से लिख करके ऐसा कैसा इसको डाल दिया। अब देखो, मुख्य नगर पालिका की शक्तियाँ और कार्य। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं उसके कार्य क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला कार्य तो यह है कि नगर पालिका के सभी अभिलेख, सभी दस्तावेज जो हैं उनका रखरखाव करना और उनकी सुरक्षा करना।
दूसरा, समिति के अध्यक्ष को नगरपालिका बैठकों की कार्रवाई के संकल्प के लिए क्या करना, कानूनी सलाह देना। ठीक है, सलाह किसके ऊपर देगा, कोई कार्रवाई, संकल्प या अध्यक्ष का आदेश इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत है मान लो। ठीक है, नगरपालिका की बैठक हुई और नगरपालिका बैठक में क्या हुआ, ऐसा कोई संकल्प या ऐसा कोई प्रस्ताव पारित कर दिया गया जो क्या है नगरपालिका के हित में नहीं है, तो उसमें क्या करेगा, जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है वो एक बार तो इनको सलाह देगा, अगर ये नहीं मानते हैं तो फिर क्या वो क्या करेगा, राज्य सरकार को 7 दिन के भीतर भीतर राज्य सरकार को या फिर उसके द्वारा कोई प्राधिकृत कोई व्यक्ति है उसको सूचित करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, राज्य सरकार या फिर प्राधिकृत अधिकारी ये क्या करेगा, इसकी जांच करेगा। जांच में 2 काम हो सकते हैं, या तो ये आरोप सही हो सकते हैं, ठीक है, कि जो सीएमओ ने जो आरोप लगाए हैं कि भाई जो भी संकल्प या प्रस्ताव पारित किया गया है वो राज्य सरकार के हित में नहीं है, तो या तो वो आरोप सही हो सकते हैं या आरोप गलत हो सकते हैं। अगर आरोप सही है तो राज्य सरकार इसकी जांच करेगी और जांच करके एक अंतिम आदेश देगी, और जो अंतिम आदेश जो है वो ये नगर पालिका के लिए मानना बाध्यकारी होगा। अगर मान लो आरोप गलत है या फिर राज्य सरकार ने या फिर प्राधिकृत अधिकारी ने 30 दिन के भीतर भीतर कोई आदेश दिया ही नहीं, ठीक है, तो क्या करेगी, नगर पालिका जो अपनी कार्रवाई है उसको जारी रखेगी। ठीक है, ये हो गए सीएमओ के कार्य। इसके अलावा क्या कार्य, मान लो कि अब ऊपर तो क्या 7 दिन के भीतर भीतर सूचित करना है, मान लो कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी जानबूझकर ऐसी कोई बात बताता ही नहीं है राज्य सरकार को, जानबूझकर अपने कार्यों की क्या करता है, उपेक्षा करता है, तो उससे जो नुकसान होगा उसकी भरपाई किससे करी जाएगी, व्यक्तिगत रूप से करी जाएगी मुख्य नगर पालिका अधिकारी से, और उसी प्रकार से करी जाएगी जिस प्रकार से जो नगर पालिका है बाकी लोगों से बकाया वसूलती है। ठीक है, ये हो गए मुख्य नगर पालिका अधिकारी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी इसके अलावा इसके क्या क्या कार्य हैं, जैसे नगर पालिका के जो दस्तावेज होते हैं या फिर लेखा होते हैं उनकी ऑडिटिंग होती है। ऑडिटिंग के दौरान मान लो कोई त्रुटियां निकल के आई सामने, ठीक है, तो उनको दूर करने का कदम कौन उठाएगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। इसके अलावा नगर पालिका की संपत्ति से संबंधित कोई गबन है, कोई कपट हो गया, कोई चोरी हो गई या फिर कोई हानि है, तो इस सभी मामलों की रिपोर्ट नगर पालिका को करेगा कौन, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। इसके अलावा नगर पालिका मान लो कोई ऐसा दस्तावेज अपेक्षित करती है, उसको बोलती है कि ये दस्तावेज दिखाओ, तो उसको दिखाने पड़ेंगे। इसके अलावा जिस बैठक के अंदर वो नगर पालिका अधिकारी है वो क्या करेगा, विचाराधीन किसी विषय को स्पष्टीकरण देगा, लेकिन वोट नहीं दे सकता, वो मतदान नहीं देगा, केवल स्पष्टीकरण देगा। इसके अलावा नगर पालिका के सभी कार्य और विकास योजनाओं के शीघ्र निष्पादन हेतु उपाय सुझाना, ये तो एक जनरल कार्य हो गया, तो उसका कार्य है ही खैर, और अपने अधीनस्थ जो भी लोग हैं उनको नियंत्रण करना। अब हम देखते हैं नगर पालिका मुख्य नगर पालिका अधिकारी की शक्तियाँ क्या क्या होंगी। तो इसकी शक्तियाँ क्या क्या होंगी, नगर पालिका के संकल्पों अनुज्ञाओं को अपने हस्ताक्षरों से अधिप्रमाणित करना। ठीक है, दूसरा, नगर पालिका के समस्त पत्राचार, जो भी लेटर वेटर भेजते हैं, पत्र भेजते हैं, स्वीकार करते हैं, वो सारे जो पत्र हैं वो अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका अधिकारी के नाम से जारी होंगे, पहली बात। दूसरी बात, इनकी मुहर और हस्ताक्षर से ये जारी किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा सौंपी गई अन्य शक्तियों का प्रयोग मुख्य नगर पालिका अधिकारी कर सकता है। अब हम देखते हैं कार्यभार को सौंपना। 1849 में हम देख चुके हैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी के कार्य व शक्तियाँ। अब हम पढ़ेंगे धारा 50, और धारा 50 में हम देखेंगे कि कार्यभार को किस तरीके से सौंपा जाता है। ठीक है, कार्यभार कौन कौन सौंप सकता है, ठीक है, और ये कब सौंपा जाएगा, तो इस सबसे पहले ये देखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब किसी कारण से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य का पद रिक्त हो। अब रिक्त होने का क्या मतलब है, तो इससे पहले हम देख चुके हैं, जहाँ हमने देखा था अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कार्य या फिर प्रत्येक नगर पालिका के लिए एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा, तो वहाँ हम कुछ चीज़ें देख भी चुके हैं, लेकिन हम यहाँ फिर से देख रहे हैं। फिर से क्या देख रहे हैं, पद रिक्त होने का मतलब है कि वो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य वो क्या करे, त्याग पत्र दे दे, तो उसका पद रिक्त हो जाएगा। इसके अलावा वो क्या करे, उसको हटा दिया जाए, वहाँ से अयोग्य हटा दिया जाए, है ना। दूसरा, उसको निलंबित कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए भाई साहब को। ठीक है, उसके अलावा
अगर उसका कार्यकाल समाप्त हो जाए तो भी पद रिक्त माना जाएगा। इसके अलावा उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, तो इस सब मामलों में क्या होगा, पद रिक्त माना जाएगा। अब हमने ये देख लिया कि पद रिक्त कब होगा, तो ये सबके साथ हो सकता है, अध्यक्ष के साथ, उपाध्यक्ष और सदस्य के साथ। अब इसमें स्थितियां बनती है चार स्थिति कौन कौन सी बनती है। पहली स्थिति यह है कि जब अध्यक्ष की सीट खाली हो, मतलब अध्यक्ष का पद रिक्त हो। रिक्त कैसे होगा वो हमने देख लिया, त्यागपत्र हटा दिया जाए, निलंबित कर दिया जाए, कार्यकाल पूरा हो जाए, मृत्यु हो जाए या फिर उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाए। यहाँ तक देख लिया। अब हम देखते हैं कि यदि अध्यक्ष का सीट खाली है, पद खाली है, तो वह अपना कार्यभार किसको सौंपेगा, तो वह अपना कार्यभार सौंपेगा उपाध्यक्ष को। यदि उपाध्यक्ष भी नहीं है तो तब किसको सौंपेगा, तो भाई साहब राज्य सरकार जो है वो एक व्यक्ति को नाम निर्देशित करेगी, किसी सदस्य को, और उसको कार्यभार सौंपा जाएगा। अब ये देखते हैं स्थिति सेकंड। स्थिति सेकंड में क्या होगा कि जब उपाध्यक्ष की सीट खाली हो, जब उपाध्यक्ष की सीट खाली होगी तो उपाध्यक्ष अपना कार्यभार सौंपेगा अध्यक्ष को। यदि कोई अध्यक्ष नहीं है तो क्या होगा, तो राज्य सरकार किसी भी सदस्य को मनोनीत कर सकती है और उसको क्या करेगा, उपाध्यक्ष अपना कार्यभार सौंप देगा। अब हम देखते हैं स्थिति थर्ड। स्थिति थर्ड में क्या होगा, स्थिति थर्ड ये है कि जब सदस्य का पद रिक्त हो, पहले हमने देखा अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, अब हम देख रहे हैं कि यदि सदस्य का पद रिक्त हो तब क्या होगा, सदस्य अपना कार्यभार किसको सौंपेगा, या तो अध्यक्ष को सौंपेगा, अगर मान लो अध्यक्ष नहीं है तो किसको सौंपेगा, उपाध्यक्ष को सौंपेगा। अब हम बात करते हैं कि मान लो कि ये तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य की हम बात कर रहे थे, अगर पूरी नगर पालिका विघटित हो जाए या फिर निष्क्रिय हो जाए, जैसे हमने पढ़ा था कि अपना निर्वाचन को चुनौती दे दें और चुनौती दे करके हम चले जाएं कहाँ पर, हाई कोर्ट में चले जाएं, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, इसको पूरे सदस्य जो हैं सभी को क्या करेगा, अयोग्य घोषित कर देगा, पूरे सबके ऊपर सारी सीटों को अवैध घोषित कर देगा। तब क्या होगा, तब या तो कार्यभार किसको सौंपेंगे, या तो नवगठित नगर पालिका को, या फिर धारा 322 के अधीन राज्य सरकार ऐसे अधिकारी को नियुक्त करेगी, उसको कार्यभार सौंपेंगे। लेकिन ये अधिकारी जो है नए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के कार्य ग्रहण करने तक या फिर 60 दिन की अवधि तक ये कार्यभार संभालेगा। इससे 60 दिन से पहले नया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का गठन कर लिया जाएगा। अब देखो, यदि मान लो कोई अध्यक्ष है, वो क्या है, उसको पद से हटा दिया गया, उसका कार्यकाल पूरा हो गया, उसका पद रिक्त हो गया, अब नया अध्यक्ष आया, इस अध्यक्ष की बनती नहीं है, ठीक है, इनकी लड़ाई हो रखी है, तो ये क्या करेगा, अपना कार्यभार इसको नहीं सौंपेगा, ठीक है, ये चुपचाप चला जाएगा। तो ये मान लिया जाएगा कि अगर ये कार्यभार नहीं सौंपता है या फिर उपस्थित रहता है या फिर इसके बस की बात नहीं है, तो ये मान लिया जाएगा कि जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जो नया व्यक्ति चुन कर के आया है, उसने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है और वो अपना कार्य करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो यही बात ये कह रहा है कि यदि कार्यभार को सौंपने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा करने में विफल रहता है तो यह माना जाता है कि उसने कार्यभार सौंप दिया है और जिम्मेदार व्यक्ति अपने कार्यों को ग्रहण कर सकता है, ठीक है। तो ये हमने देखी है धारा कहाँ तक, 50 तक, ठीक है। इस वीडियो में ये चैप्टर हमारा अध्याय 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारे सिलेबस में टोटल 9 अध्याय हैं, ठीक है। नगर पालिका एक्ट में 17 अध्याय हैं, हमारे सिलेबस में 9 अध्याय हैं। 9 अध्याय में से हमने फर्स्ट और सेकंड अध्याय जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब इससे अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे थर्ड अध्याय 3। अध्याय 3 जो है हम इससे नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे और अध्याय 3 बहुत छोटा है तो ये 2 चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगा। तो लेकिन इससे पहले हम देखेंगे धारा 41 से लेके धारा 50 तक का शॉर्ट में याद करने का तरीका और उन धाराओं को कैसे याद कर सकते हैं उसकी हम समरी देखेंगे। तो समरी में हम स्टार्ट करते हैं धारा 41 से। तो धारा 41 में हमने क्या पढ़ा था, धारा 41 में हमने देखा था कि धारा 39 के तहत अयोग्य घोषित व्यक्ति को 6 वर्ष तक हम क्या कर सकते हैं, अयोग्य घोषित कर सकते हैं, अयोग्यता। फिर हमने देखी थी धारा 42। धारा 42 में हमने देखा था, देखो 4 का क्या रह गया, 2 ही रह गया। 1 2 का 4 बनने चला था लेकिन 4 2 का 2 ही रह गया। तो मतलब इसका मतलब ये है कि मान लो कोई नगर पालिका जो सदस्य है वो MP या MLA चुना जाता है
तो उसको 14 दिन के भीतर एक पद से क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगर वो त्यागपत्र नहीं देता है तो ये मान लिया जाता है कि उसने नगर पालिका सदस्य का पद समाप्त हो जाता है उसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं धारा 43 की। धारा 43 में हमने ये देखा था कि प्रत्येक नगर पालिका का एक क्या होगा, अध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 44। धारा 44 में हमने ये पढ़ा था कि जो धारा 43 में हमने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन करवाया है, तो उस निर्वाचन को हम क्या दे सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। चुनौती कहाँ पर देंगे, जिला न्यायाधीश में। जिला न्यायाधीश के पास देंगे और जिला न्यायाधीश को लगता है कि मामला छोटा ही है तो वह अपने अधीनस्थ को भी इसको क्या कर सकता है, प्रत्यायोजित कर सकता है। ये हमने पढ़ लिया धारा 44 में। फिर उसके बाद में हमने पढ़ी थी धारा 45। धारा 45 में हमने पढ़ा था मुख्य नगर पालिका के कर्तव्य। ठीक है, कार्य, नगर पालिका के मुख्य कार्य। फिर हमने पढ़ी थी धारा 46। धारा 46 में पढ़े थे हमने अन्य कार्य। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 47। धारा 47 में हमने पढ़ा था कि राज्य सरकार कोई अन्य कार्य सौंपे, राज्य सरकार के द्वारा सौंपे गया कोई अन्य कार्य। फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 48। धारा 48 में हमने देखा था कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 49 में हमने पढ़ा था CMO, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है, उसके कार्य और शक्तियाँ। उसके बाद हमने पढ़ी थी धारा 50। धारा 50 में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कार्य को सौंपना, कार्यभार को सौंपना। तो आपको क्या समझ में आया, देखो धारा 45 से देखो क्या लिखा हुआ है, कार्य। धारा 46 में क्या है, कार्य। धारा 47 में क्या है, राज्य सरकार के द्वारा सौंपे गए कार्य। धारा 48 में क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य। धारा 49 में किसके कार्य है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी कार्य। और धारा 50 में क्या है, कार्य को सौंपना। तो धारा 45, 46, 47, 48, 49 और 50 किससे संबंधित है, कार्य से संबंधित है। धारा 45 से 49 तक कार्य बता रहे हैं और 50 में उसको कार्य को सौंपना बता रहे हैं। तो धारा 45, 46, 47, 48, 49 और 50 में क्या है, कार्य है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। ऊपर देखो, ऊपर धारा 41 में हमने देखा था 6 वर्ष के लिए आयु घोषित कर देंगे। दूसरा 4(2) का 42 को कैसे याद करेंगे, 4(2) का 2 ही रह गया, 1(2) का 4 बनने चला था, 4(2) का 2 रह गया। इसके अलावा धारा 43 में क्या है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा। और 44 में क्या कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से आपको 41 से 50 तक धाराएं याद हो गई होंगी। ठीक है, तो आप इन धाराओं को याद करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का जब तक आए तब तक आप इन सभी धाराओं को याद कर लेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं रेगुलर वीडियो हर डेली का एक वीडियो लाने का प्रयास कर सकूं। इसके बाद हम मिलेंगे, अध्याय 3 पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इन 50 धाराओं को याद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।